हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम टू किसाई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम आपकी जो 12th क्लास की बुक है इंग्लिश युवक भारती, उसका जो चैप्टर है वॉयजिंग टूवर्ड्स एक्सेलेंस, उसको रीड करेंगे। इस चैप्टर को हम लाइन वाइज रीड करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर को किसने लिखा है। इस चैप्टर का जो मीनिंग है वॉयजिंग टूवर्ड्स एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का मतलब होता है बेस्ट यानी कि उत्कृष्टता। टूवर्ड्स का मतलब होता है की और या की तरफ, वॉयजिंग मतलब यात्रा यानी कि उत्कृष्टता की और यात्रा। और इसको जिसने लिखा है उनका नाम है अच्युत गोडबोले और ये अपने महाराष्ट्र के ही हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में हुआ था। और ये जो चैप्टर है ये उनकी आत्मकथा है यानी कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और 1972 में IIT मुंबई से अच्युत गोडबोले जी ने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। तो चलिए हम इनके बारे में सब कुछ इस चैप्टर में मिल जाएगा, इसलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम हम चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। लाइन वाइज रीड करेंगे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उनको भी साथ के साथ कवर करते जाएंगे। अच्युत गोडबोले बॉर्न 1950। अच्युत गोडबोले इनका जन्म कब हुआ था? 1950 यानी कि 1950 में। इस वेल नोन फॉर हिज राइटिंग्स इन मराठी एंड इंग्लिश। वो अपनी मराठी और अंग्रेज़ी दोनों लैंग्वेज में अपने लेखन के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। ही इज़ ए prolific writer in various genres and has produced numerous original works as well as adaptations to works from other languages into Marathi. वो विभिन्न विधाओं में एक विपुल लेखक, प्रोलिफिक राइटर मतलब एक विपुल लेखक मतलब एक अच्छे राइटर हैं, अच्छे लेखक हैं। और उन्होंने कई मूल कार्यों के साथ साथ अन्य भाषाओं की, अदर लैंग्वेज यानी कि जो दूसरी भाषाओं के कार्य हैं, मतलब जो लोगों ने दूसरी भाषाओं में लिखा है या जो कुछ भी है उसका उन्होंने मराठी में रूपांतरण यानी कि अडेप्टेशंस का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना और उसको अपने अडॉप्ट करना और फिर अडेप्ट करना। तो इन्होंने क्या किया, उस मटेरियल को लिया मराठी अदर लैंग्वेज वाले को और फिर उसका मराठी में अडेप्टेशंस यानी कि उसका रूपांतरण भी किया। हिज राइटिंग स्टाइल इज़ इंफॉर्मेटिव एंड येट वेरी इनफॉर्मल। उनकी लेखन की जो शैली है यानी कि राइटिंग स्टाइल जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, मतलब जानकारीपूर्ण है। एंड येट वेरी इनफॉर्मल, और फिर भी बहुत अनौपचारिक है, मतलब इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक है। He became a chemical engineer from IIT Mumbai in 1972. 1970 यानी कि 1972, वह 1972 में IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियर बने एंड हैड ए टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस इन कंपनीज ऑफ ग्रेट रेप्यूटेशन। और जो बड़ी मैनेजमेंट कंपनीज थी यानी कि जो बड़ी प्रतिष्ठित मतलब जो प्रतिष्ठित यानी कि जो प्रेस्टीजियस, जो बड़ी मैनेजमेंट कंपनीज थी, प्रतिष्ठित कंपनियां थी, उनमें शीर्ष प्रबंधन यानी कि टॉप मैनेजमेंट में वो क्या किया, उन्होंने उस पोजीशन का उन्होंने नेतृत्व किया, हेड किया उसे, मतलब टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन के लेवल पे उन्होंने कंपनी को लीड किया। दिस ऑटोबायोग्राफिकल स्केच penned by Achyut Godbole depicts his journey from a middle class school boy to a famous writer। और ये उनकी आत्मकथा है। तो ये अच्युत गोडबोले द्वारा लिखित ये जो आत्मकथा है, ये रेखा चित्र मतलब स्केच्ड पैनल, मतलब ये जो रेखा चित्र है ये एक मध्यम वर्गीय यानी कि एक मिडिल क्लास स्कूली लड़के से लेके एक प्रसिद्ध लेखक तक की उनकी यात्रा को दर्शाता है। He was a successful general manager of पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स। वो पटनी कंप्यूटर सिस्टम के एक सफल महाप्रबंधक थे, मैनेजर। He headed many other reputed companies and later became a famous writer। उन्होंने कई अन्य रेप्यूटेड यानी कि प्रतिष्ठित कंपनियों का नेतृत्व किया और बाद में एक प्रसिद्ध लेखक बने। The present write-up discussion his quest for excellence, how he developed a thirst for knowledge, he discusses at length। यहाँ तक देखते हैं पहले। दी प्रेजेंट राइटअप डिस्कसेस, ये जो वर्तमान आलेख है ये उत्कृष्टता यानी कि उनकी जो क्वेस्ट है एक्सेलेंस के लिए, उसके मतलब ये जो वर्तमान लेख है ये उसके बारे में। एंड हिज क्वेस्ट फॉर, और उनकी जो एक्सेलेंस के लिए जो क्वेस्ट है, उनकी जो खोज है उस पर चर्चा करता है। एंड हाउ ही डेवलप्ड ए थर्स्ट फॉर नॉलेज, और कैसे उन्होंने ज्ञान की प्यास विकसित की। थर्स्ट का मतलब होता है प्यास, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, कि कैसे उन्होंने ज्ञान की प्यास जो है वो विकसित की। He discusses at length the ingredients, essentials of success and the ways to achieve it। उन्होंने सफलता के अवयवों और आवश्यकताओं और इसे प्राप्त करने के तरीकों की विस्तार से चर्चा की है। तो ये अच्युत गोडबोले जी का जो इंट्रोडक्शन था, क्या उन्होंने एजुकेशन ली है, वो कहाँ के थे, वो सब इसमें हो गया। अब हमारा जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट होता है।
आई हैड ए वेरी, अब वो ये उनकी आत्मकथा है, तो जहाँ पर भी आई शब्द का यूज़ किया गया है वहाँ पर आप अच्युत गोडबोले जी समझ जाना, क्योंकि उनकी आत्मकथा है तो उन्होंने हर जगह मैं शब्द का यूज़ किया है। अब वो बता रहे हैं अपने बारे में कि कैसा उनका बचपन था, कैसी उनकी जवानी थी, कैसी उनकी एजुकेशन थी, सब कुछ। आई हैड ए वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग, वो कह रहे हैं अपब्रिंगिंग का मतलब होता है परवरिश, कि मेरी जो परवरिश है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से हुई है। वी वर ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हम एक लोअर मिडिल, लोअर मतलब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। एक तो होता है मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्गीय, लेकिन वे लोअर यानी कि मध्यम से भी नीचे वाला जो लोअर था, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था, उससे वो बिलोंग करते थे। आवर 300 स्क्वायर फीट हाउस डिड नॉट इवन हैव बेसिक एमिनिटीज such as a fan, a refrigerator, a geyser, a dining table और a gas stove। वो कह रहे हैं कि हमारे 300 वर्ग फुट के घर में जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, जैसे कि पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज हो गया, गीज़र हो गया पानी गर्म करने के लिए, और जो डाइनिंग टेबल है खाना खाने के लिए, और गैस स्टोव है, ऐसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तक उनके घर में नहीं थी। लीव अलोन एन एयर कंडीशनर और ए कार, और वो कह रहे हैं कि एयर कंडीशनर और कार की तो छोड़ ही दो, मतलब एयर कंडीशनर और कार की तो क्या ही बात करनी, जब बेसिक चीज़ें, पंखे जैसी बेसिक चीज़, फ्रिज जैसी बेसिक चीज़, यही सब नहीं थी, तो फिर कार और एसी की तो बात ही क्या करनी। इट वॉज ओनली व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज दैट आई गॉट ए वॉच एंड वी गॉट ए डाइनिंग टेबल एंड ए गैस स्टोव एट होम। वो कह रहे हैं कि जब मैंने कॉलेज में प्रवेश किया, यानी कि जब वो कॉलेज में आ गए, तब जाकर मुझे एक घड़ी मिली और हमारे घर में खाने की मेज यानी कि डाइनिंग टेबल और एक गैस का चूल्हा आया। मतलब कितना टाइम लग गया, जब वो कॉलेज में आए तब ये सब चीज़ें उनके घर में आई, जो बेसिक बुनियादी चीज़ें थी वो, और जिनमें बेसिक बुनियादी चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक गैस स्टोव, जिसके बिना घर में खाना भी नहीं बनता। और उनको घड़ी भी तब मिली पहनने के लिए जब वो कॉलेज में आ गए। नेवरदलेस, फिर भी, कल्चरली, वो कह रहे हैं सांस्कृतिक रूप से, आई हैड ए रिच चाइल्डहुड, वो कह रहे हैं कि सांस्कृतिक रूप से मेरा बचपन बहुत समृद्ध था। रिच मतलब अमीर भी होता है और समृद्ध भी होता है, कि मेरा जो बचपन था वो बहुत समृद्ध था। पोएट्स लाइक विंदा करंदीकर, जो पोएट हैं, जो कवि हैं, जिनका नाम ले रहे हैं वो यहाँ पे, कि जो विंदा करंदीकर हैं, मंगेश पाड़गांवकर हैं, एंड बसंत बापट, और बसंत बापट जैसे कवि यूज्ड टू विजिट आवर होम एंड फॉर आवर्स आई कुड लिसन टू द डिस्कशंस अबाउट पोएट्री एंड लिटरेचर, मराठी एंड इंग्लिश। वो कह रहे हैं कि जो विंदा करंदीकर है और मंगेश पाड़गांव और बसंत बापट जैसे कवि हैं, वो हमारे घर आते थे और घंटों मैं कविता और साहित्य, कौन कौन सा साहित्य, मराठी एंड इंग्लिश दोनों के ऊपर, अंग्रेजी मतलब मराठी और अंग्रेजी दोनों में वो चर्चा सुन सकते थे घंटों तक, क्योंकि ये जो पोएट्स उनके घर आते थे, ये जो कवि हैं, ये घंटों चर्चा करते थे, मराठी में भी और इंग्लिश में भी, पोएट्री के बारे में, यानी कि कविताओं के बारे में। दे यूज टू टॉक अबाउट केशव सूत, वो लोग यूज टू का मतलब हम उन चीज़ों को बताने के लिए करते हैं जो पहले पास्ट में होती थी लेकिन अभी छोड़ दी गई हैं। तो यूज टू, दे यूज टू टॉक, वो बातें किया करते थे अबाउट केशव सूत, किस किस के बारे में, वे केशव सूत, मार्धेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस एंड थॉमस हार्डी के बारे में वे बातें करते थे। आगे देखते हैं। आई डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड देयर डिस्कशन इन डेप्थ, वो कह रहे हैं कि मैं गहराई से जो उनकी चर्चाएं थी उनको समझ नहीं पाता था। आई डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड मतलब मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। देयर डिस्कशन इन डेप्थ मतलब वो गहराई में, कह रहे हैं मैं उनकी चर्चाओं को गहराई से पूरी तरह नहीं समझ पाता था, नहीं समझ पाया। बट आई वॉज इमेंसली इम्प्रेस्ड, लेकिन मैं बहुत प्रभावित हुआ। इमेंसली मतलब बेहद, इम्प्रेस मतलब प्रभावित होना। लेकिन अच्युत गोडबोले जी कह रहे हैं कि मैं बेहद प्रभावित हुआ। वी ऑल्सो वर लक्की टू हैव पंडित कुमार गांधर, पंडित भीमसेन जोशी एंड पंडित जसराज विजिट अवर प्लेस एंड टॉक अबाउट इंडियन म्यूजिक टिल लेट नाइट और समटाइम्स स्टार। वो कह रहे हैं कि हम भाग्यशाली थे कि पंडित कुमार गांधर, पंडित भीमसेन जोशी व पंडित जसराज हमारे यहाँ आते थे और देर रात, लेट नाइट मतलब देर रात, या फिर समटाइम्स डान, या फिर कभी कभी भोर तक। डान का मतलब होता है भोर तक, यानी कि सुबह सवेरे का जो टाइम होता है वो, या फिर कभी कभी वो कह रहे हैं, या फिर कभी कभी भोर तक वो क्या किया करते थे, वो भारतीय संगीत के बारे में जो है चर्चा किया करते थे, बात किया करते थे।
दिस इज़ हाउ एंड वाई आई डेवलप्ड माई इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड म्यूज़िक ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। वो कह रहे हैं कि इस तरह, मतलब वो चर्चा करते थे रात तक और कभी कभी सुबह तक, इस तरह और क्यों मैंने, वो कह रहे हैं कि इसी तरह और क्यों मैंने अपने स्कूल के दिनों में साहित्य और संगीत में क्या किया था, उन्होंने अपनी रुचि विकसित की। भाई जब वही वो चर्चा सुनते थे तो उसी में उनको इंटरेस्ट आने लगा, तो उनकी जो रुचि थी, इंटरेस्ट था, वो किस में डेवलप हो गया, लिटरेचर एंड म्यूज़िक में, उनके स्कूल डेज के दौरान ही। I did not and even today don't understand the grammar of music, but I began to love it tremendously since then. Tremendously का मतलब होता है बहुत पसंद। वो कह रहे हैं कि मुझे ना संगीत का व्याकरण यानी कि जो ग्रामर होती है, वो कह रहे हैं मुझे संगीत की ग्रामर समझ में नहीं आती थी, संगीत का व्याकरण समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने क्या किया, मुझे ये बेहद पसंद आने लगा, मुझे ये बहुत पसंद आने लगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अधिकांश समय, द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन एट आवर होम वर अबाउट म्यूज़िक। वो कह रहे हैं कि हमारे घर में अक्सर जो चर्चा के विषय होते थे वो कौन कौन से होते थे, म्यूज़िक यानी कि संगीत होता था, लिटरेचर यानी कि साहित्य होता था, पेंटिंग्स होती थी, स्कल्पचर्स होती थी, मूर्तियाँ आदि, कि इन्हीं चीज़ों के बारे में अक्सर हमारे घर में जो चर्चा थी वो होती रहती थी। आई कुड लिसन टू द डिस्कशंस अबाउट वान गोग। वो कह रहे हैं कि मैं वान गॉग, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, मोजार्ट एंड, वो किस किस के बारे में वो चर्चाएं सुनते थे, देखो वो कह रहे हैं मोजार्ट, माइकल एंजेलो एट्सेट्रा। वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर में कौन कौन से, मतलब देखो किस किस के बारे में, वॉन गाग, मोजार्ट और माइकल एंजेलो आदि जो लोग थे, जो ये कलाकार, और ये लोग कौन थे, ये कलाकार और मूर्तिकारों के चित्रों के बारे में बात किया करते थे उनके घर में, वो सुन सकते थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ सच माइल्यू अराउंड मी that I had a firm belief which I still hold that all arts are equally if not more। वो कह रहे हैं कि आसपास ऐसे माहौल के कारण ही, माइल्यू का मतलब होता है माहौल, वो कह रहे हैं कि आसपास ऐसे माहौल, मेरे चारों तरफ ऐसे माहौल के होने के कारण ही, दैट आई हैड ए फर्म बिलीव, कि मुझे दृढ़ विश्वास था, विच आई स्टिल होल्ड, और जो कि मतलब जिससे मैं अभी भी मानता हूँ, दैट ऑल आर्ट्स इक्वली, कि सभी जो कलाएँ हैं वो इक्वल है, मतलब उनको, जैसे किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना किसी को साइंस में इंटरेस्ट है, इफ़ नॉट मोर, अगर ज़्यादा नहीं तो। मतलब कोई म्यूज़िक पढ़ रहा है तो हमें उसे बुरा नहीं बोलना चाहिए कि भाई तू म्यूज़िक पढ़ रहा है, इसमें क्या करेगा, साइंस पढ़, मैथ्स पढ़, नहीं। वो कह रहे हैं कि जितनी भी आर्ट्स हैं वो सब इक्वल हैं, वो समान हैं, अगर ज़्यादा भी नहीं तो, इफ़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, अगर हमारे जीवन में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो भी, देन साइंस और टेक्नोलॉजी, वो कह रहे हैं कि तो भी विज्ञान या प्रौद्योगिकी की तुलना में सभी कलाएं हमारे जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण है, यदि अधिक नहीं है। वो कह रहे हैं जितना इंपॉर्टेंट साइंस और टेक्नोलॉजी है ना हमारे जीवन में, उतनी ही इंपॉर्टेंट दूसरी कलाएँ भी हैं। I had learned from my childhood that money does not mean everything in life। मैंने अपने बचपन से सीखा था कि जीवन में पैसा ही जो है वो सब कुछ नहीं होता। एवरीथिंग मतलब सब कुछ नहीं होता। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, आवश्यक है, बट लेकिन इफ़ एट ऑल देर इज़ समथिंग विच एनरिचेज अवर लाइफ्स एंड पुट्स मीनिंग टू अवर एग्जिस्टेंस, इट इज़ द आर्ट्स, म्यूज़िक एंड लिटरेचर। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है जो हमारे जीवन को समृद्ध, एनरिच का मतलब होता है समृद्ध करता है, एनरिच करता है और हमारे अस्तित्व को अर्थ देता है, एंड पुट्स मीनिंग टू अवर एग्जिस्टेंस, यानी कि अर्थ देता है किसको, हमारे एग्जिस्टेंस को। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व को। तो वो क्या है, इट इज़ द आर्ट्स, म्यूजिक एंड साइंस। तो वो है कला, संगीत और साहित्य। नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। दिस इज़ नॉट टू से दैट आई डिड नॉट लाइक साइंस और मैथमेटिक्स। अब वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुझे जो है विज्ञान या गणित पसंद नहीं था। इन फैक्ट आई लव दीज सब्जेक्ट। वो कह रहे हैं लेकिन मुझे तो ये, मतलब हालांकि ये जो है सब वास्तव में मुझे ये विषय जो थे वो बहुत पसंद थे। इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। However, तो भी I did not study them only for scoring maximum marks in the examination। वो कह रहे हैं कि हालांकि मैंने केवल परीक्षाओं में अधिकतम मैक्सिमम अंक प्राप्त करने के लिए, नंबर प्राप्त करने के लिए उनका अध्ययन नहीं किया। I used to study these subjects और any subject for that matter for its inherent beauty। वो कह रहे हैं मैंने इन विषयों या किसी भी विषय का जो अध्ययन किया है वो उसकी इनहेरेंट का मतलब होता है जो अंतर्निहित ब्यूटी है, सुंदरता है, उसके लिए मैं करता था। किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन जो करते थे वो स्टडी, वो उसकी इनहेरेंट ब्यूटी यानी कि उसकी अंतर्निहित सुंदरता के लिए करते थे। आई फाउंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ब्यूटीफुल। मुझे न्यूटन का गति का जो नियम है वो सुंदर लगता था। एंड पाइथागोरियन थियरम एलिगेंट। और पाइथागोरियन जो
थियरम थी वो मुझे सुरुचिपूर्ण लगती थी। पाइथागोरन की थियरम 10th में क्लास में आपने करी होगी ना, AC² = AB² + BC²। तो वो कह रहे हैं कि वो मुझे एलिगेंट लगती थी, सुरुचिपूर्ण लगती थी। आई लव्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मुझे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद था। ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड व्हेन आई वाज इन 7th। वो कह रहे हैं कि जब मैं 7th में था तो मुझे 9th क्लास की जो फिजिक्स की और मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स थी, फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और साइंस को तो आपको, मैथ्स को तो आपको पता ही है गणित, इनकी जो मुझे फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स थी 9th क्लास की, वो सॉल्व करना मुझे अच्छा लगता था। कब? जब मैं 7th क्लास में था। नॉट टू शो, वो कह रहे हैं दिखावे के लिए नहीं कि भाई दिखावे के लिए मुझे अच्छा लगता था, बट जस्ट बिकॉज आई यूज टू गेट इन्वॉल्व इन सॉल्विंग दैम, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं उन्हें हल करने में लगा रहता था, उनको वे बहुत पसंद थी। आई यूज टू लव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज टू एन्जॉय फाइंडिंग आउट द मोस्ट एलिगेंट मैथड ऑफ सॉल्विंग दैम। वो कह रहे हैं मुझे समस्या का समाधान पसंद था और उन्हें हल करने का सबसे सुंदर तरीका खोजने में मुझे बहुत मज़ा आता था, आनंद आता था। मोस्ट एलिगेंट मैथड मतलब उनको खोजने का, उनको सॉल्व करने का जो सबसे सुंदर तरीका था वो। ऑब्वियसली, जाहिर है, दीज प्रॉब्लम्स वर नॉट ए पार्ट ऑफ द करिकुलम। वो कह रहे हैं कि जाहिर है ये समस्याएं जो है वो करिकुलम मतलब आपका जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसका हिस्सा नहीं थी। बट आई एन्जॉयड दी होल प्रोसेस, लेकिन मैंने पूरी प्रक्रिया का, पूरे प्रोसेस का आनंद लिया, उसको एन्जॉय किया। अब आगे चलते हैं। This attitude of looking beyond marks or examinations, not to seek joy in solving any challenging problem, helped me to develop a problem-solving attitude, which came handy when I appeared for my IIT entrance JEE, because this exam is completely based on your problem-solving ability and the ability to think not only logically but quickly and rapidly. वो कह रहे हैं कि मतलब अंकों या परीक्षाओं से परे देखने और किसी भी चुनौतीपूर्ण समस्याओं यानी कि चैलेंजिंग प्रॉब्लम को हल करने में उसे आनंद आता था, और इसी रवैये, इसी एटीट्यूड ने मुझे समस्या सुलझाने का, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड है, यानी कि समस्या सुलझाने का जो दृष्टिकोण है, जो एटीट्यूड है, वो विकसित करने में मदद की, जो उनको हैंडी में, यानी कि जो उनको वो कह रहे हैं कि जो मुझे IIT का एंट्रेंस, यानी कि JEE मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो IIT के लिए होता है, उसमें उपस्थित यानी कि अपीयर होने पर बहुत काम आया। बिकॉज क्योंकि ये जो परीक्षा है IIT की, ये पूरी तरह से है आपकी जो क्विकली, ये किस पर डिपेंड करती है, आपकी एबिलिटी पर टू थिंक नॉट ओनली लॉजिकली। ये आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता पर निर्भर करती है, उस पर आधारित है, न केवल तार्किक रूप से, मतलब नॉट ओनली लॉजिकली मतलब न केवल तार्किक रूप से, बट क्विकली एंड रैपिडली, बल्कि बहुत जल्दी और तेज़ी से। क्विकली का मतलब होता है जल्दी और तेज़ी से, मतलब ये कह रहे हैं कि जो IIT और JEE की जो परीक्षा है, IIT एंट्रेंस के लिए जो JEE की जो परीक्षा होती है, वो सिर्फ आपकी समस्या सुलझाने पर आधारित नहीं है, मतलब कितनी तेजी से और कितनी क्विकली, कितनी जल्दी और कितनी तेजी से सोचने की क्षमता है आपकी उसके आंसर निकालने की, वो ये मेन चेक करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आई स्कोर्ड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशंस दैट आई अपीयर्ड फॉर फ्रॉम माई फर्स्ट स्टैंडर्ड अंटिल IIT, बारिंग ओनली ए फ्यू टाइम्स। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी कक्षाओं में, यानी कि पहली क्लास से लेके, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके IIT तक, लगभग सभी परीक्षाओं में, गणित में, मैथमेटिक्स में उन्होंने 100% मार्क्स उनके आए, मतलब 100 नंबर का पेपर है तो 100 के 100 नंबर आए। केवल कुछ छोड़ रहे हैं, बारिंग ओनली ए फ्यू टाइम्स, मतलब एक आध बार ही कभी ऐसा हुआ है कि जो उनके नंबर 100 से कम आए हैं, अदरवाइज उन्होंने हमेशा 100 में से 100 नंबर स्कोर किए हैं। आई स्टूड 16th इन दी SSC बोर्ड, SSC 10th के एग्जाम्स जो होते हैं ना महाराष्ट्र में, उसको बोला जाता है। वो कह रहे हैं आई स्टूड 16th इन दी SSC बोर्ड। वो कह रहे हैं कि मैं SSC की बोर्ड की परीक्षा में 16वें स्थान पर आया। एट दैट टाइम, उस समय, दिस एग्जामिनेशन वॉज फॉर द होल ऑफ द महाराष्ट्र इंक्लूडिंग नागपुर। वो कह रहे हैं कि उस समय ये परीक्षा नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र के लिए थी, यानी कि पूरे महाराष्ट्र के बच्चों में वो 16th पोजीशन पे आए थे, मतलब 16वां स्थान उनका आया था। एंड आई स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन ऑल सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर, और मैं यूनिवर्सिटी में सभी विषयों में एक साथ विश्वविद्यालय में मैं प्रथम स्थान पर रहा। दोज डेज, अब वो कह रहे हैं उन दिनों, यू कुड गेट एन एडमिशन इन टू IIT विदाउट द एंट्रेंस टेस्ट JEE इफ़ यू हैड सिक्योर द फर्स्ट रैंक। वो कह रहे हैं कि उस समय जो IIT की एंट्रेंस परीक्षा थी ना, JEE, वो देने की ज़रूरत नहीं थी, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था IIT में, अगर आपने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक सिक्योर
सिक्योर किया है? तो वो कह रहे हैं कि मेरा तो फर्स्ट रैंक आया था यूनिवर्सिटी में, तो मुझे तो आईआईटी की जो एंट्रेंस परीक्षा थी जेईई वो देने की ज़रूरत नहीं थी। आई डिडंट हैव टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट टू गेट द एडमिशन इनटू आईआईटी, कि मुझे ना आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए उन दिनों मतलब उस प्रवेश परीक्षा को देने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। बट नोबडी इन सोलापुर टोल्ड मी अबाउट इट, लेकिन मुझे मतलब वो कह रहे हैं कि लेकिन मुझे शोलापुर में इसके बारे में किसी ने भी नहीं बताया। अब आगे कह रहे हैं फॉर आई डाउट, और वो कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे शक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 79 एंड हो गया है। वो कह रहे हैं कि मुझे जो है शक है, इस बारे में डाउट है, इफ़ एनीबडी इन शोलापुर इवन न्यू अबाउट दिस रूल। वो कह रहे हैं कि शोलापुर में कोई इस नियम के बारे में जानता भी था, मुझे मतलब इस बात पर डाउट है, शक है। Therefore I appeared for the entrance examination। वो कह रहे हैं इसलिए मैंने क्या किया भाई, जब उनको पता ही नहीं था कि डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपीयर हो गए वो जेईई के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। एंड आई सिक्योर्ड ए वेरी गुड रैंक इन द सेम। और वो कह रहे हैं कि मैंने मतलब उस प्रवेश परीक्षा में मैंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की। अब देखो यहाँ से जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना आपका, आई वॉज क्वाइट हैप्पी से लेके आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इनटू आईआईटी, यहाँ से लेके और यहाँ तक देखो, एंड ग्रिप्ड मी, ये इसी साल 2023 में जो आपका 12th का इंग्लिश का पेपर हुआ है मार्च में, उसमें ये आया है आपका पैराग्राफ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए। कहाँ से लेके कहाँ तक, आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इनटू आईआईटी से लेके आपका एंड ग्रिप्ड मी, यहाँ तक आया है आपका एंड ग्रिप्ड मी तक। 2023 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है मार्च का, उसमें ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आया है। पेपर अपलोड किया हुआ है 2023 का इंग्लिश का पूरा पेपर अपलोड किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी 12th के पेपर का। आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इन टू आई बट माई जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड। मेरा आईआईटी में, वो कह रहे हैं कि मैंने आईआईटी में प्रवेश पाकर मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरी खुशी जो थी वो शॉर्ट लिव्ड थी, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए थी। एट शोलापुर में आई हैड नॉट सीन एनी बिल्डिंग विच वॉज मोर देन 3 स्टोरीज। वो कह रहे हैं कि शोलापुर में मैंने शोलापुर में 3 मंजिला से अधिक कोई इमारत ही नहीं देखी थी। मुंबई हाउएवर वॉज फुल ऑफ स्काई स्क्रेपर्स। वो कह रहे हैं कि मुंबई हालांकि गगनचुंबी, स्काई स्क्रेपर्स मतलब गगनचुंबी, आसमान छूती हुई इमारतों से भरी हुई थी। एट आईआईटी, और आईआईटी पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स यूज टू कन्वर्स इन इंग्लिश। वो कह रहे हैं कि आईआईटी में ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स हैं वो इंग्लिश में बात किया करते थे। वेयर एज माई इंग्लिश वॉज वेरी पुअर, और जबकि मेरी जो अंग्रेजी थी वो बहुत ख़राब थी। आई हैड माई एंटायर एजुकेशन इन मराठी, मेरी पूरी की पूरी शिक्षा जो है वो मराठी में हुई थी। अब देखो कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैडम प्लीज़ मराठी में बोलो, मराठी में एक्सप्लेन करो, मराठी में आंसर दो। तो मराठी लैंग्वेज तो ऑलरेडी आती है भाई, जो लैंग्वेज आती है, जो वर्नाकुलर है, जिसे हम बचपन से सीख चुके हैं, उसमें एफर्ट क्यों डालना, उसमें मेहनत क्यों करनी। जो लैंग्वेज नहीं आती है उसको सीखने का एफर्ट करना चाहिए हमें, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, या फिर और कोई थर्ड लैंग्वेज है। मल्टी लैंग्वेज का ज़माना है और मल्टी टास्किंग का भी, तो इसलिए आप जो लैंग्वेज आती है उसमें सीखने की कोशिश मत करो, जो उससे हटके लैंग्वेज है उसको सीखने की कोशिश करो। वो कह रहे हैं कि मेरी जो आई हैड माई एंटायर एजुकेशन इन मराठी, वो कह रहे हैं कि मेरी पूरी की पूरी शिक्षा जो है वो मराठी में हुई थी। मतलब जो राइटर हैं अच्युत गोडबोले जी, उन्होंने टोटल सब्जेक्ट इंग्लिश छोड़कर जो मैथ्स था वो भी, साइंस भी, और जितने भी सब्जेक्ट थे उनकी हिस्ट्री, सिविक्स, सब उन्होंने किस में पढ़ी थी, मराठी भाषा में पढ़ी थी, क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज है महाराष्ट्र की मराठी। माई स्पोकन इंग्लिश वाइज क्वाइट पथेटिक, और वो कह रहे हैं कि मेरी जो बोले जाने वाली अंग्रेजी थी वो काफ़ी पथेटिक थी। पथेटिक मतलब बहुत दयनीय थी, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब थी। नॉट ओनली डिड आई हैव ए वेरी वीक वोकेबुलरी, वो कह रहे हैं कि न केवल मेरी शब्दावली, वोकेबुलरी मतलब शब्दावली ही बहुत कमज़ोर थी, बल्कि बट माई प्रोनाउंसिएशन also was terrible and my construction of English sentences very awkward to say the least। वो कह रहे हैं कि बल्कि मेरी सिर्फ शब्दावली कमज़ोर नहीं थी, बल्कि मेरा उच्चारण भी ख़राब था, और जो मेरी अंग्रेज़ी थी मतलब टेरिबल थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब, और वाक्यों का जो मेरा निर्माण कम से कम कहने के लिए भी बहुत ही अजीब था। ड्यू टू ऑल दिस, इस सब की वजह से आई वॉज फीलिंग क्वाइट लोनली एंड टेरिफाइड इन मुंबई इन जनरल एंड आईआईटी इन पर्टिकुलर। वो कह रहे हैं कि इस सब के कारण मैं सामान्य रूप से, इन जनरल मतलब सामान्य रूप से, मुंबई में और विशेष रूप से आईआईटी में काफ़ी अकेला महसूस करता था। फीलिंग क्वाइट लोनली मतलब काफ़ी अकेला महसूस करता था। आई हैड डेवलप्ड एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मेरे अंदर हीन भावना विकसित हो गई थी। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है हीन भावना। देखो ये लाइफ का एक सिद्धांत है कि कभी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ की वजह से, ना कपड़ों की वजह से, ना अपने लुक्स की वजह से कि हम काले हैं या गोरे हैं, हम मोटे हैं या पतले हैं,
ना अपनी लुक्स की वजह से, ना अपनी एजुकेशन, किसी चीज़ की वजह से, बल्कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसे अचीव करने के लिए हमें लाइफ में एफर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना विकसित हो गई थी एंड वांटेड टू रन अवे फ्रॉम आईआईटी एंड इवन मुंबई, और मैं आईआईटी और मुंबई, यहाँ तक कि मुंबई से भी मैं भागना चाहता था। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक नेगेटिव फीलिंग है। इससे बाहर आने के लिए मतलब हमेशा ये सोचो कि हम सबसे सुंदर है, भगवान ने हमें सबसे अलग बनाया है, और हमारे को अगर नॉलेज में किसी चीज़ की कमी है या किसी सब्जेक्ट का हमें कम नॉलेज है तो उसमें मेहनत करके एफर्ट करके हम उसे मजबूत बना लेंगे। लेकिन लाइफ में ये जो वर्ड है ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इससे हमेशा बचना चाहिए। One day I was sitting at my maths table in the hostel sipping tea when a senior guy came and sat on the chair adjacent to me. अब वो कह रहे हैं कि एक दिन मैं हॉस्टल में अपनी मैथ्स टेबल पर, यानी कि जो खाना खाने वाली टेबल होती है ना, मैथ्स टेबल पर चाय की मतलब सिपिंग टी मतलब चाय की चुस्कियाँ ले रहा था, जब एक सीनियर गाय मतलब एक बड़ा जो लड़का था सीनियर उनसे, वो आया एंड केम सेट, और उनके साथ मतलब उनके बगल वाली कुर्सी पर वो आके एडजेसेंट मतलब जो सटी हुई उनके बगल वाली जो कुर्सी थी उस पर आके वो बैठ गया। ही वॉज ए कॉन्वेंट एजुकेटेड गाय विथ फेयरली सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश एट लीस्ट स्पोकन और कॉलोक्यूअल इंग्लिश। वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मतलब काफ़ी परिष्कृत अंग्रेजी के साथ एक कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़का था, और कम से कम बोली जाने वाली जो मतलब एट लीस्ट स्पोकन और कॉलोक्यूअल इंग्लिश, और कम से कम बोली जाने वाली जो अंग्रेजी की भाषा थी मतलब, और वो कैसा था, वो वैसा लड़का था जो उसे मतलब जो कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह देते हैं ना अंग्रेजी में, वो वाली जो लैंग्वेज है कॉलोक्यूअल इंग्लिश, वो वाली वो जानता था, परिष्कृत अंग्रेजी। ही वॉज ए बिट एरोगेंट। अब वो कह रहे हैं कि वो जो था वो थोड़ा सा अहंकारी था एंड वॉन्टेड टू पुल माई लेग, और मेरी टांग खींचना चाहता था। ही ट्राइड टू एंगेज इन सम कन्वर्सेशन विद मी एंड स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट एरर्स इन जस्ट अबाउट एवरी सेंटेंस और एवरीथिंग दैट आई सेड। अब वो कह रहे हैं कि उसने क्या किया, उसने मेरे साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश की, और लगभग हर वाक्य या मेरे द्वारा कही गई हर बात में उसने क्या किया, फाइंडिंग फॉल्ट्स यानी कि एरर्स यानी कि त्रुटियां ढूंढने की, और उसने मतलब त्रुटियां ढूंढनी शुरू कर दी। उसने इशारा करना शुरू कर दिया कि भाई तेरा ये सेंटेंस गलत है, तूने ये चीज़ गलत बोल दी। अरे भाई सब एक जैसे नहीं होते, सीख जाते हैं, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट से सीख जाता है। अब आगे चलते हैं। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स ही वॉकड अवे आफ्टर इंसल्टिंग मी। वो कह रहे हैं कि करीब 5 मिनट बाद वो मुझे बेइज्जत करके इंसल्ट करके वहाँ से चला गया। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड एंड अपसेट। वो कह रहे हैं ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है, एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है बेहद अपमानित। ह्यूमिलिएटेड मतलब अपमानित, एक्सट्रीमली मतलब बेहद। अब राइटर अच्युत गोडबोले जी कह रहे हैं कि मैं बेहद अपमानित और अपसेट मतलब परेशान महसूस कर रहा था। एज इट इज़ वैसे भी मैं आई वॉज फीलिंग क्वाइट डिप्रेस्ड एंड डिफीडेंट एंड दिस इंसिडेंट वॉज द लास्ट थ्रो। वो कह रहे हैं कि वैसे भी मैं डिप्रेस्ड मतलब काफ़ी उदास एंड डिफिडेंट मतलब काफ़ी संकोची महसूस कर रहा था। मतलब अपनी बात कहने में उन्हें संकोच होता था क्योंकि उनको जो है इंग्लिश आती नहीं थी, और वहाँ पर ज़्यादातर प्रोफेसर्स और जो स्टूडेंट्स थे वो इंग्लिश में बात करते थे, तो उनको अपनी कोई बात कहने में बोलने में बहुत संकोच, डिफिडेंट वो संकोची थे, महसूस करते थे। एंड दिस इंसिडेंट वॉज द लास्ट स्ट्रो। और ये जो घटना थी ये तो आखिरी तिनका थी, मतलब अब तो हद ही हो गई भाई, क्योंकि इतनी इंसल्ट कर दी उसने उनकी। आई वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन। वो कह रहे हैं कि मैं तो लगभग टूट ही चुका था भाई इस घटना के बाद। आई फेल्ट आउट ऑफ प्लेस देयर एंड लिटरली वॉन्टेड टू रन अवे टू शोलापुर दैट वेरी मोमेंट। वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ से मतलब बाहर महसूस कर रहा था, वो भागना चाहते थे कि सचमुच उसी क्षण जाके मैं सोलापुर भाग जाऊँ, मतलब वहाँ से उसी क्षण वो है शोलापुर भागना चाहते थे। हाउ एवर इट वॉज ओनली माई सेल्फ एस्टीम विच स्टॉप्ड मी। वो कह रहे हैं कि हालांकि ये केवल मेरा सेल्फ एस्टीम यानी कि मेरा आत्मसम्मान था, विच स्टॉप्ड मी जिसने मुझे रोका। सडनली अचानक ए फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ केम ओवर मी एंड ग्रिप्ड मी। अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक, दृढ़ संकल्प, सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है दृढ़ संकल्प, एंड स्ट्रेंथ और शक्ति की जो भावना थी वो मेरे ऊपर आ गई और उसने मुझे क्या किया, ग्रिप कर लिया यानी कि जकड़ लिया। डिस्पाइट हेलिंग फ्रॉम सोलापुर। वो कह रहे हैं कि सोलापुर से होने के बावजूद, हेलिंग फ्रॉम सोलापुर मतलब सोलापुर से होने के बावजूद, इफ़ आई कुड बी ए रैंक होल्डर इन स्कूल एंड कॉलेज एंड IIT। वो कह रहे हैं कि सोलापुर से होने के बावजूद अगर मैं गणित में
IIT रैंक होल्डर, वो कह रहे हैं कि अगर मैं स्कूल में रैंक होल्डर हो सकता हूँ, कॉलेज में हो सकता हूँ, एंड IIT विद मैनी अवार्ड्स इन मैथमेटिक्स, और IIT में हो सकता हूँ जिसमें मुझे मैथमेटिक्स में बहुत सारे पुरस्कारों के साथ कॉलेज और IIT में रैंक धारक हो सकता हूँ, तो मेरे, वो कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी समथिंग राइट विद मी, तो मेरे साथ कुछ सही होना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मैं गणित में कई पुरस्कारों के साथ स्कूल, कॉलेज और IIT में रैंक धारक हो सकता हूं, तो मेरे साथ कुछ सही होना चाहिए। वाई शुड आई गिव अप, मैं क्यों छोड़ूं, मैं हार क्यों मानूं। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, कि यार मैं तो गिव अप कर रहा हूं, नहीं, वो कह रहे हैं वाई शुड आई गिव अप, मैं क्यों हार मानूं, एंड दैट टू फॉर ए सिली एंड स्मॉल थिंग लाइक इंग्लिश, और वो भी अंग्रेजी जैसी बेहुदा और छोटी सी बात के लिए मैं हार मान लूँ। नो, आई वॉज नॉट टू गिव अप एनी मोर, अब वो कह रहे हैं मुझे अब हार नहीं माननी थी, एंड आई वॉज डिटरमाइंड टू फाइट बैक, और वो कह रहे हैं कि और मैं वापस लड़ने के लिए क्या था, डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चयी था। सिली थिंग का मतलब होता है बेहुदा, सिली, ये देखो बेहुदा छोटी सी चीज़, स्मॉल थिंग लाइक इंग्लिश जैसी। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है भाई, अदर लैंग्वेज की तरह। जब आपने मराठी सीखी, सुनकर सीखी ना, वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जिसे सुनते सुनते कोई भी सीख सकता है। अगर आप ध्यान से सुनना शुरू करोगे तो आप कोई भी भाषा सीख सकते हो, नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश की ही बात मत करो। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल M2 के साई को सब्सक्राइब करें। एज आई क्लाइम्ब द स्टेयर्स ऑफ माई हॉस्टल रूम, और वो कह रहे हैं कि एज आई क्लाइम्ब द स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ, कि जैसे ही मैंने अपने हॉस्टल के कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ी, माई प्लान वॉज रेडी इन माई माइंड, मेरे दिमाग में मेरी जो प्लान थी, मेरी जो योजना थी, वो एकदम रेडी थी। नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस, वो कह रहे हैं कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हु आर एजुकेटेड इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस सच एज मराठी थिंक इन मराठी बिफोर स्पीकिंग इन इंग्लिश, translate it in English and then somehow try to speak out these translated English sentences in an extremely awkward fashion। देखो यहाँ राइटर ने बहुत बड़ी बात बोली है, वो कह रहे हैं कि हम में से अधिकांश लोग जो मराठी जैसी वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब स्थानीय भाषा, भाई हर स्टेट की एक लैंग्वेज है। महाराष्ट्र के लोग हैं तो मराठी बोलते हैं, तमिलनाडु उधर के लोग हैं जो चेन्नई वगैरह के, मद्रास के, वो क्या करते हैं, वो तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। अब हम वहाँ जाएंगे तो वो हमारे लिए एक नई लैंग्वेज है ना, तो सिर्फ अंग्रेजी क्यों, हम तमिल भी नहीं जानते तो तमिल में भी हम बेवकूफ़ ही कहलाएंगे, तेलुगु नहीं जानते तो उसमें भी बेवकूफ़ कहलाएंगे। बट अगर हम उसे सीख लेंगे, हमें वहाँ पे रहना है, और अगर हम उस लैंग्वेज को सीख लेंगे तो फिर हम बेवकूफ़ नहीं कहलाएंगे ना। तो वो कह रहे हैं कि हम में से जो ज़्यादातर लोग हैं वो मराठी जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षित हुए हैं, और जब मराठी में शिक्षित हुए हैं तो क्या होता है, वो कह रहे हैं कि हम मराठी में ही सोचते हैं, अंग्रेज़ी में बोलने से पहले हम मराठी में सोचते हैं, फिर उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद करते हैं, और फिर किसी तरह उस अनुवादित यानी कि उस ट्रांसलेटेड सेंटेंस को, उस अंग्रेज़ी वाक्य को बेहद अजीब अंदाज में बोलने की कोशिश करते हैं। नहीं भाई, सुनने से सब लैंग्वेजेस आ जाती हैं, और सब इंग्लिश सीखने के लिए जो बेस्ट थिंग है वो ये है कि ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश, हमेशा इंग्लिश में सोचो और बोलने की कोशिश करो। अपना 2-4 फ्रेंड्स का ग्रुप बना के उसमें बोलो, जैसे भी कम बोलो धीरे धीरे ज़्यादा भी आ जाएगी। आई हैड डिसाइडेड दैट आई वुड डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। अब राइटर कह रहे हैं कि मैंने सोच लिया था कि मैं इस टाइप का कुछ नहीं करने वाला, मतलब पहले मैं मराठी में सोचूंगा, फिर उसे ट्रांसलेट करूंगा, फिर अजीब तरीके से बोलूंगा। वो बोले नहीं, मुझे ऐसे कुछ नहीं करना। वो कह रहे हैं कि आई वॉन्टेड टू अचीव एक्सेलेंस, मैं तो उत्कृष्टता हासिल करना चाहता था, मतलब एक्सेलेंस हासिल करना चाहता था। दिस अर्ज टू एक्सेल इन एनी थिंग दैट यू ट्राई टू डू हैज़ बीन विद मी सिंस द चाइल्डहुड। वो कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने की ये जो चाहत है, ललक है, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ तो भैया बचपन से ही थी। वेदर आई वुड सक्सीड इन दिस और नॉट, वो कह रहे हैं कि मैं इसमें सफल हूँ या नहीं हूँ। आई ऑलवेज सेट माई एम्स हाई, मैंने हमेशा अपने एम को, अपने लक्ष्य को क्या किया है, ऊँचा रखा है। वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा अपने लक्ष्य को ऊँचा रखता हूँ, मैं सफल हूँ या ना हूँ। इन दिस केस टू, और इस मामले में भी, आई वॉन्टेड टू स्पीक एक्सीलेंट, मैं उत्कृष्ट अंग्रेजी बोलना चाहता था, एलिगेंट मतलब सुरुचिपूर्ण, एंड फ्लुएंट इंग्लिश। वो कह रहे हैं कि इस मामले में भी मैं उत्कृष्ट, सुरुचिपूर्ण और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता था। दी फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश नॉवेल्स। देखो यहाँ पर वो गाइड कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, इससे आइडिया लेके आप लोग भी कर सकते हो। वो कह रहे हैं कि जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने क्या किया, उन्होंने रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, उन्होंने अंग्रेजी अखबार एंड इंग्लिश नॉवेल्स और अंग्रेजी उपन्यास पढ़ना शुरू किया। आई स्टडीड एटाइमोलॉजी एंड फोनेटिक्स एंड स्टडीड द रूट्स ऑफ द वर्ड्स एंड हाउ टू प्रोनाउंस देम। वो कह रहे हैं कि मैंने क्या किया,
एटाइमोलॉजी का मतलब होता है व्यू, इसकी हिंदी देखोगे ना तो इसका मतलब होता है, एटाइमोलॉजी का हिंदी होती है व्युत्पत्ति शास्त्र, मतलब भाषा के शब्दों के इतिहास को कहते हैं एटाइमोलॉजी यानी कि व्युत्पत्ति शास्त्र। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें विचार किया जाता है कि कोई शब्द उस भाषा में कब आया और कैसे प्रविष्ट हुआ और किस स्रोत यानी कि कौन से सोर्स से आया और कहाँ से आया, और उसका स्वरूप और अर्थ समय के साथ कैसे चेंज हुआ। इन सब चीज़ों की स्टडी किसमें की जाती है, एटाइमोलॉजी यानी कि व्युत्पत्ति शास्त्र में। तो वो कह रहे हैं कि मैंने एटाइमोलॉजी की स्टडी की एंड फोनेटिक्स। और फोनेटिक्स का क्या मतलब होता है, फोनेटिक्स का मतलब होता है जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो, यानी कि जो ध्वनात्मकता, मतलब कैसे उन्होंने फोनेटिक्स, मतलब लिंग्विस्टिक एंड फोनेटिक्स होता है ना, वैसे ही फोनेटिक्स मतलब कि कैसे उस वर्ड को बोला जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन। एंड स्टडीड द रूट्स ऑफ द वर्ड्स एंड हाउ टू प्रोनाउंस देम, और शब्दों की जड़ों का अध्ययन किया और उनका उच्चारण कैसे किया जाता है ये स्टडी किया। आई यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग। वो कह रहे हैं कि मैं आईने के सामने खड़ा होकर बोलने का अभ्यास करता था, रियलाइजिंग माई मिस्टेक्स, और अपनी गलतियों को महसूस करता था, एंड करेक्टिंग दैम माई सेल्फ ऑल द टाइम एंड इम्प्रूवाइजिंग एंड इम्प्रूविंग डे बाई डे, और हर समय उन्हें खुद सुधारता था और दिन ब दिन सुधार करता था। डे बाई डे मतलब दिन ब दिन। अब आगे वो कह रहे हैं इट टुक अबाउट 9 to 10 months बाई विच टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश एट लेंथ एंड एनीबडी। वो कह रहे हैं कि इसमें लगभग 9 से 10 महीने लग गए, तब तक मैं किसी के भी साथ अंग्रेजी में बात करने में काफ़ी आश्वस्त महसूस करने लगा था। 9-10 महीने में माई फियर हैड वेनिश्ड। अब वो कह रहे हैं मेरा जो डर था वो वेनिश मतलब गायब हो गया था। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग एट होम इन माई हॉस्टल, और मुझे अपने हॉस्टल में घर जैसा महसूस होने लगा था। इन माई फ्यूचर करियर, अपने भविष्य के करियर में, आउट ऑफ 32 ईयर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड के 32 वर्षों में मैं, अब वो आगे बता रहे हैं, आई वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी विद थाउजेंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्ल्ड वाइड। वो कह रहे हैं कि अपने मतलब IIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड के 32 वर्षों में मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निर्देशक या सॉफ्टवेयर कंपनी का प्रमुख था, जिसमें दुनिया भर के हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जिसमें दुनिया भर के थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कि दुनिया भर के हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। ड्यूरिंग दैट पीरियड, वो कह रहे हैं कि उस अवधि के दौरान, उस पीरियड के दौरान, आई हैड टू गिव सेवरल प्रेजेंटेशंस, मुझे बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देने पड़ते थे, और निगोशिएट मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स, और कई कॉन्ट्रैक्ट्स पर बातचीत करनी पड़ी विद द CEOs, डायरेक्टर्स और VPs इन द US। किसके साथ, किसके साथ बातचीत करनी पड़ी, मतलब जो विद द VPs इन द US, UK और ऑस्ट्रेलिया, मतलब उनको जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनके साथ वो किस से बात कर, उस अवधि के दौरान मुझे US, UK या फिर ऑस्ट्रेलिया में CEO जो थे, निर्देशक यानी कि डायरेक्टर्स, और VPs यानी कि वाइस प्रेसिडेंट्स के साथ कई प्रेजेंटेशंस देनी पड़ी, या फिर कई कॉन्ट्रैक्ट्स पर उनके साथ मुझे बातचीत करनी पड़ी। आई वॉज एब्सोल्युटली एट ईज एट दैट टाइम। वो कह रहे हैं उस समय मैं बिल्कुल सहज था, ईज था, मतलब नॉर्मल था सब कुछ उनके लिए। इट इज़ ओनली ड्यू टू द एफर्ट्स एट IIT दैट आई कुड साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्ल्ड वाइड एंड ऑल्सो रन लार्ज ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनीज। वो कह रहे हैं IIT के प्रयासों के कारण ही, मतलब जो एफर्ट उन्होंने IIT में किए, उन एफर्ट्स के कारण ही मैं दुनिया भर में लाखों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर सका, और बड़ी मतलब बोले तो जो बड़ी जो कंपनीज थी, ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनीज जो थी, उनको भी मैं चला सका। एट IIT आई, अब आगे कह रहे हैं वो, एट IIT आई गॉट फेयरली गुड मार्क्स इन माई फर्स्ट 2 years। वो कह रहे हैं कि IIT में अपने पहले 2 वर्षों में मैंने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए। हाउ एवर, अब वो कह रहे हैं हालांकि ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपन्ड वाइल आई वॉज इन माई थर्ड ईयर। वो कह रहे हैं कि हालांकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई जब मैं अपने तीसरे वर्ष में था। आई केम इन कॉन्टैक्ट विद अबाउट 15 to 20 एक्सट्रीमली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स फ्रॉम IIT, TIFR एंड BARC। वो कह रहे हैं कि मैं IIT की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, TIFR मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लगभग 15-20 बेहद मेधावी इंटेलिजेंट छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, रिसर्चर्स यानी कि शोधकर्ताओं के साथ, और प्रोफेसर्स यानी कि प्रोफेसरों के संपर्क में आया।
दे इंक्लूडेड टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT विजिटिंग प्रोफेसर्स इन अमेरिका। इनमें IIT में जो टॉप रैंकिंग यानी कि जो मतलब जो एकदम टॉप के स्टूडेंट्स थे वो वाले छात्र और वो वाले प्रोफेसर्स जो विजिटिंग इन अमेरिका, जो अमेरिका में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, विजिटिंग इन अमेरिका यूनिवर्सिटीज़, जो अमेरिका यूनिवर्सिटीज़ में विजिट करते थे, एंड वेरी रिनाउंड मैथमेटिशियंस इन द वर्ल्ड एंड सो ऑन। और कौन कौन, और जो बेहद मतलब दुनिया में बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ और इसी तरह सो मतलब इस टाइप के लोग उसमें शामिल थे। आई वॉज इंस्टेंटेनियसली अट्रैक्टेड टू दिस ग्रुप। वो कह रहे हैं मैं तुरंत यानी कि इंस्टेंटेनियसली इस समूह की ओर आकर्षित हो गया। अट्रैक्टेड का मतलब आकर्षित हो गया। दिस फ्रेंडशिप हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। और इस दोस्ती का मेरे जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। अनटिल दैट टाइम आई यूज टू कंसीडर माई सेल्फ सम वॉट इंटेलिजेंट। उस समय तक मैं स्वयं को कुछ कुछ बुद्धिमान समझता था। हाउ एवर आफ्टर आई मेट माई फ्रेंड्स इन अवर ग्रुप आई केम टू नो वॉट रियल ब्रिलियंस मीट एंड आई रियलाइज्ड वेयर आई स्टूड। हालांकि जब मैं अपने समूह में अपने दोस्तों से मिला तो मुझे पता चला कि वास्तविक प्रतिभा यानी कि जो मतलब रियल ब्रिलियंस है यानी कि वास्तविक प्रतिभा है उसका क्या मतलब है। और मुझे ये एहसास हुआ कि वेयर आई स्टूड, कि मैं कहाँ पर खड़ा था, मतलब मैं कितना इंटेलिजेंट था। I was actually also very lucky that I came in contact with great people on the global scale early in my life। और मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली भी था कि मैं अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही वैश्विक स्तर यानी कि ग्लोबल स्केल पर महान लोगों के संपर्क में आया था। Later in my life when Mr. नारायण मूर्ति लेफ्ट पटनी टू स्टार्ट इन्फोसिस। वो कह रहे हैं कि बाद में मेरे जीवन में जब श्री नारायण मूर्ति को आप जानते हैं ना, जो इन्फोसिस के मालिक हैं और सुधा मूर्ति जी के हस्बैंड है, वो कह रहे हैं कि बाद में मेरे जीवन में जब श्री नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस शुरू करने के लिए पटनी कंप्यूटर्स को छोड़ दिया तो मैंने आई स्टार्टेड हेडिंग पटनी सॉफ्टवेयर डिवीजन ऑक्यूपाइंग द सेम चेयर। वो कह रहे हैं तब मैंने उसी कुर्सी पर यानी कि उसी पोजीशन पर पटनी के सॉफ्टवेयर डिवीजन का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। माई हेड ऑफिस वॉज इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स USA। वो कह रहे हैं कि मेरा जो कार्यालय था वो कहाँ पर था, मेरा जो प्रधान कार्यालय था, हेड ऑफिस था, वो कहाँ पे था, वो बोस्टन। माय हेड ऑफिस वाज इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स USA वेरी नियर बोस्टन। वो कह रहे हैं कि अमेरिका मतलब मेरा जो प्रधान कार्यालय था वो बोस्टन के पास कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स USA में था। और ये क्या है देखो, आई हैड टू विजिट द US एवरी फ्यू मंथ्स इन दोज डेज। और नहीं सॉरी यहाँ पर छूट गया, इट वॉज इन फैक्ट दी एडजेसेंट बिल्डिंग टू दी MIT इन अमेरिका। और वो कह रहे हैं कि ये वास्तव में अमेरिका में MIT की फुल फॉर्म है मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे यहाँ IIT है ना, वैसे उनके यहाँ पे MIT है और इसकी फुल फॉर्म है मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। से सटी हुई, एडजेसेंट मतलब सटी हुई इमारत थी। आगे देखते हैं। आई हैड टू विजिट द US एवरी मंथ इन दोज डेज। वो कह रहे हैं कि उस समय मुझे मतलब हर कुछ दिनों में महीनों में अमेरिका जाना पड़ता था। आई यूज टू विजिट MIT ड्यूरिंग लंच टाइम टू मीट माई फ्रेंड्स। वो कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए लंच के समय MIT जाता था। देयर वन कुड सी ए कपल ऑफ नोबेल लॉरेट्स एट द डाइनिंग टेबल। वो कह रहे हैं वहाँ खाने की मेज पर नोबेल पुरस्कार विजेताओं के एक जोड़े को यानी कि एक कपल को देखा जा सकता था। इफ़ यू वॉकड फॉर एन आवर फ्रॉम देयर, और अगर यदि आप वहाँ से 1 घंटे के लिए चले, यू कुड रीच हार्वर्ड स्क्वायर नियर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पास हार्वर्ड स्क्वायर तक पहुँच सकते थे। आई यूज टू विजिट बोथ ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़ एंड कुड टॉक टू ए नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स। वो कह रहे हैं कि मैं इन विश्वविद्यालयों में इन यूनिवर्सिटीज़ में जाता था और कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं से बात कर सकता था। ड्यूरिंग दीज ईयर्स, इन वर्षों में आई ट्रेवल्ड ए लॉट टू US। इन वर्षों के दौरान मैंने बहुत यात्रा की, किसकी, US की, यूरोप की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, एंड कुड मीट ए नंबर ऑफ ग्रेट थिंकर्स एंड मैनेजमेंट गुरुज। और वो कह रहे हैं कि मैंने इन वर्षों के दौरान अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बहुत यात्रा की और कई महान विचारकों और प्रबंधन गुरुओं से मिल सका। उनका नाम क्या क्या है, जैसे कि अल्विन टॉफलर, पीटर ड्रकर, C.K. प्रहलाद, टॉम पीटर्स और ग्रेट टेक्नोलॉजिस्ट टॉम पीटर, या फिर ग्रेट टेक्नोलॉजिस्ट सच एज विंसेंट सॉर्फ, या फिर जो ग्रेट टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो विंसेंट सॉर्फ उनका नाम है। और हु डिज़ाइन TCP/IP विच इज़ द बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। जिन्होंने क्या डिज़ाइन किया था, TCP/IP, जो इंटरनेट का मूल प्रोटोकॉल है। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटो, ये देखिए TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनल प्रोटोकॉल।
विच इज़ द बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, जो कि क्या है, जो कि इंटरनेट का एक बेसिक प्रोटोकॉल है। अब इनका क्या यूज़ है, क्या फंक्शन है, आई डोंट नो अबाउट दैट, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। All these discussions with these greats broadened my horizons and my aims and worldview became global। वो कह रहे हैं कि मतलब इन इतने महानुभावों के साथ इन सभी चर्चा और डिस्कशंस ने मेरे जो हॉराइजन्स हैं, जो क्षितिज है, उनको विस्तृत किया, ब्रॉडन किया, मतलब उनकी सोच को बहुत विस्तृत कर दिया। और मेरे जो एम्स थे लाइफ में, मतलब उनके जो उद्देश्य थे और जो उनका वर्ल्ड व्यू यानी कि जो उनकी विश्व दृष्टि थी, वो कैसी हो गई, वो ग्लोबल हो गई, वैश्विक हो गई। इट टॉट मी ह्यूमिलिटी, और इसने मुझे ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता, इसने मुझे विनम्रता सिखाई। एंड मेड मी रियलाइज दैट आई हैड टू अचीव ए लॉट इन लाइफ, और इसने मुझे एहसास कराया कि मुझे जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है। The lesson in humility and hard work as well as passion for excellence was going to play very important and vital role in my life। विनम्रता और कड़ी मेहनत के पाठ के साथ साथ जो एक्सेलेंस के लिए जुनून था यानी कि पैशन फॉर एक्सेलेंस था, वो मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल यानी कि महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक भूमिका निभाने वाला था। इस पेज पे लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कमिंग बैक टू माई ग्रुप्स इन IIT, वो कह रहे हैं कि IIT में जो मेरे ग्रुप्स थे उनमें वापस आने के मतलब जब वो वापस आ गए अपने उन ग्रुप्स में, IIT में अपने समूहों में वापस आते हुए, माई फ्रेंड्स वर नॉट ओनली मोर इंटेलिजेंट देन मी, मेरे दोस्त न केवल मुझसे अधिक बुद्धिमान थे बट दे वर वेरी वेल रीड, बल्कि वे बहुत पढ़े लिखे भी थे। वेल रीड मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। दे हैड इंटरेस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एट्सेट्रा। वो कह रहे हैं उनको सब में इंटरेस्ट था। किस किस में? साइंस यानी कि विज्ञान में, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी में, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में, फिलॉसफी मतलब जो दर्शन शास्त्र होता है ना अंतर्गत मतलब वो वाला दर्शन शास्त्र, वो एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव, एंथ्रोपोलॉजी को मानव शास्त्र भी बोलते हैं या फिर नर विज्ञान भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। और आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व विभाग जो होता है वो जिसमें किले वगैरह पुराने उन सब चीज़ों की जाँच करते हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान आदि सभी विषयों में उनकी रुचि थी। Our group was interested in all of these branches apart from all the fine arts such as music, literature and painting। वो कह रहे हैं हमारे समूह को जो है ग्रुप को संगीत, साहित्य, चित्रकला जैसी सभी ललित कलाओं के अलावा, मतलब फाइन आर्ट्स मतलब ललित कलाओं के अलावा, इन तीन चीज़ों के अलावा संगीत, साहित्य और चित्रकला, बाकी सभी शाखाओं में उनको बहुत रुचि थी। इन शॉर्ट, संक्षेप में, आवर ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन, संक्षेप में हमारे समूह को, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वॉज इंटरेस्टेड इन ऑलमोस्ट एनी थिंग। वो कह रहे हैं कि अंडर द सन मतलब सूरज के नीचे, मतलब सूरज की रोशनी में हमारा जो ग्रुप था उसे हर चीज़ में क्या था, हर चीज़ में इंटरेस्ट था। विच कंसर्न ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, जो मतलब मानव जीवन और अस्तित्व से संबंधित था उन सब चीज़ों में। आई वॉज इमीजिएटली अट्रैक्टेड टू द ग्रुप, और मैं तुरंत समूह की ओर आकर्षित हो गया। एंड डेवलप्ड इमेंस एंड डीप इंटरेस्ट इन ऑल दीज ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, और ज्ञान की इन सभी शाखाओं में अपार और गहरी रुचि मैंने विकसित कर ली। नन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स वर पार्ट ऑफ आवर करिकुलम एट IIT। वो कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी विषय IIT में हमारे पाठ्यक्रम का करिकुलम का हिस्सा नहीं था। बट अगेन, लेकिन फिर भी, आई नेवर स्टडीड फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन, लेकिन फिर भी मैंने कभी किसी परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए अध्ययन नहीं किया, स्टडी नहीं की। हियर वॉज ए सी ऑफ नॉलेज इन फ्रंट ऑफ मी, यहाँ मेरे सामने ज्ञान का सागर था। सी ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का सागर था, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने। I thought was which here was a sea of knowledge in front of me which I thought was necessary to pass the examination of life। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे सामने ज्ञान का सागर था जिसे मैंने जीवन की परीक्षा पास करने के लिए जरूरी समझा। which was far more important than just passing IIT examination, जो सिर्फ IIT परीक्षा पास करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। क्या पास करना? लाइफ का एग्ज़ाम पास करना। आगे देखते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिकम ए मास्टर और एन एक्सपर्ट इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स। वो कह रहे हैं इन सभी विषयों में मास्टर या विशेषज्ञ बनना जो है वो बहुत कठिन है। बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड एट लीस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कि लेकिन मेरे लिए कम से कम इनमें से अधिकांश विषयों के मूल सिद्धांतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण था।
एनी ऑफ अस कुड ईजीली टॉप द GRE एग्जामिनेशन एंड माइग्रेट टू द US। वो कह रहे हैं कि हम में से कोई भी GRE की परीक्षा को आसानी से टॉप कर सकता था और अमेरिका में जा सकता था। GRE की फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, को पास कर सकता था और US में माइग्रेट हो सकता था, मतलब US में जाके रह सकता था, बच सकता था। हाउएवर दैट थॉट नेवर एवर टच्ड अवर माइंड्स। हालांकि वो कह रहे हैं हालांकि उस विचार ने कभी हमारे दिमाग को छुआ तक नहीं। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इन सर्विंग इंडिया एंड हर पीपल वॉज फार मोर इम्पॉर्टेंट टू अस। वो कह रहे हैं दुनिया को समझना और ये कैसे काम करता है और भारत और उसके लोगों की सेवा करना हमारे लिए कई अधिक महत्वपूर्ण था। Therefore I plunged into all these branches of knowledge। वो कह रहे हैं इसलिए मैं ज्ञान की इन सभी शाखाओं में plunged into मतलब डूब गया। It was a period of renaissance for me। ये मेरे लिए पुनर्जागरण का दौर था। We used to discuss about relativity, Big Bang, aesthetics, literature, philosophy, economics and many other subjects every day until late the nights। वो कह रहे हैं कि साहित्य, दर्शन, अर्थशास्त्र और कई अन्य विषयों के बारे में हर दिन देर रात तक हम सब चर्चा करते थे। माई कबर्ड वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन ए वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। मेरी अलमारी तरह तरह के विषय की किताबों से भरी पड़ी थी। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन क्यूरियोसिटी दैट वी हैव बीन एबल टू मेक सच ए ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस। हाल वो कह रहे हैं कि ये जो है मानवीय जिज्ञासा के कारण ही है कि हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी और जो सोशल विज्ञान है यानी कि जो सोशल साइंस है उसमें इतनी बड़ी प्रगति कर पाए। आई हैव ए नंबर ऑफ लिमिटेशंस। वो कह रहे हैं कि मेरी कई लिमिटेशंस हैं यानी कि मेरी कई सीमाएं, बट वन थिंग आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन वो एक चीज़ जिस पर मुझे गर्व है इज़ द क्यूरियोसिटी, ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमैनिटी। और वो है जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी मतलब होती है जिज्ञासा, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता एंड ह्यूमैनिटी का मतलब होता है और मानवता, यानी दैट इज़ कंसर्न फॉर आवर फेलो ह्यूमन बींग्स, यानी हमारे साथी मनुष्यों के लिए चिंता। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, फॉर आवर फेलो ह्यूमन बींग्स मतलब जो हमारे और मनुष्य साथी हैं वो। आई लर्न दीज वैल्यूज़ ड्यूरिंग माई IIT डेज। वो कह रहे हैं कि मैंने इन मूल्यों को अपने IIT के दिनों के दौरान सीखा। आई ऑल्सो बिकेम ए फर्म बिलीवर इन रेशनलिज्म एंड इक्वालिटी फॉर ऑल द कास्ट, क्रीड्स, रेसेस, जेंडर्स एंड रिलीजन्स। वो कह रहे हैं कि मैं सभी जातियों, पंथों, क्रीड्स का मतलब होता है पंथों के, कास्ट का मतलब होता है जातियाँ, रेसेस का मतलब होता है नस्लें एंड जेंडर का मतलब होता है मेल फीमेल यानी कि लिंग, और धर्मों के लिए तर्कवाद और समानता में दृढ़ विश्वास रखने वाला भी बन गया। रेशनलिज्म का मतलब होता है तर्कवाद और समानता का मतलब होता है इक्वालिटी। आई स्टार्टेड ट्रीटिंग नेचर एज गॉड एंड ह्यूमैनिटी एज रिलीजन। मैंने प्रकृति को ईश्वर और मानवता को धर्म मानना शुरू कर दिया। आई पास्ड, आगे है, आई पास्ड फ्रॉम IIT, ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है। आई पास्ड फ्रॉम IIT, जॉइंड ए नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट फॉर ट्राइबल्स विद सर्वोदया, पार्टिसिपेटेड इन ए पीसफुल सत्याग्रह, वेंट टू जेल फॉर 10 days, केम बैक टू मुंबई, वॉज जॉबलेस फॉर ए वाइल, वर्कड फॉर ₹125 per month to supervise workers at the night shift in a mechanical workshop, changed 13 houses in Mumbai and finally settled in information technology as my career। वो कह रहे हैं कि मैं IIT के से पास हुआ, सर्वोदय के साथ आदिवासियों के लिए अहिंसक सामाजिक आंदोलन में शामिल हुआ, शांतिपूर्ण सत्याग्रह में भाग लिया, 10 दिनों के लिए जेल गया, मुंबई वापस आया और जॉबलेस था। मुंबई वापस आया तो कुछ समय के लिए बेरोजगार रहा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक यांत्रिक कार्यशाला में, मतलब नाइट शिफ्ट में उन्होंने क्या किया, मैकेनिकल वर्कशॉप यानी कि जो यांत्रिक कार्यशाला थी उसमें उन्होंने, मैं क्या करते थे वो, मैं रात को क्या करते थे वो, रात को उन्होंने क्या किया, रात को मैकेनिकल वर्कशॉप में चेंज 13 हाउसेज, वर्क्स एट द नाइट शिफ्ट इन ए मैकेनिकल वर्कशॉप। वो कह रहे हैं कि जो मैकेनिकल वर्कशॉप थी उसमें रात की पाली में यानी कि नाइट शिफ्ट में वो क्या करते थे, श्रमिकों, जो वहाँ के जो वर्कर्स थी उनकी निगरानी करते थे और उसके लिए उन्हें 125 रुपये पर महीना यानी कि 125 रुपये पर मंथ उनकी जो थी वो सैलरी थी। उन्होंने 13 हाउसेज मुंबई में चेंज किए यानी कि मुंबई में उन्होंने 13 घर बदले इन मुंबई एंड फाइनली सेटल्ड, और फाइनली वो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज माई कैरियर यानी कि फाइनली वो जो थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपने कैरियर के रूप में उन्होंने चुन लिया। आई स्पेंड 32 ईयर्स इन इन्फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने 32 साल बिताए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। out of which I was a chief executive officer or MD or the software head for 23 years for the large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and 6 offices in the US, 3 in Europe, 1 in Japan and 1 in Australia।
वो कह रहे हैं कि मतलब इस लाइन में उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने 32 साल बिताए, और जिसमें से उन्होंने क्या किया, 23 साल तक वो क्या थे, जिनमें से मतलब वो जिनमें से मैं एक मुख्य अधिकारी यानी कि चीफ क्या थे वो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, या फिर एमडी थे 23 साल तक, 23 ईयर्स तक, फॉर लार्ज ग्लोबल मल्टीनेशनल यानी कि जो बड़ी वैश्विक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज, जो मतलब वैश्विक बहुराष्ट्रीय जो सॉफ्टवेयर कंपनियां थी यानी कि मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, उनमें थाउजेंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, जिनमें हज़ारों सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स उनमें काम करते थे, और जिनमें दुनिया भर में हज़ारों सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल काम करते थे। और यूएस में 6 कार्यालय यानी कि यूएस में उनके कितने ऑफिस थे, 6 ऑफिस उनके यूएस में थे, 3 उनके यूरोप में थे, और 1 ऑफिस उनका ऑस्ट्रेलिया में था, एंड 1 इन ऑस्ट्रेलिया यानी कि 1 ऑफिस उनका जापान में और 1 ही उनका ऑस्ट्रेलिया में था। आई हैड टू ट्रेवल ऑल ओवर द ग्लोब अराउंड 150 टाइम्स फॉर बिजनेस। वो कहना है कि बिजनेस के चक्कर में मुझे 150 टाइम्स फॉर बिजनेस यानी कि वो कहना है कि बिजनेस के सिलसिले में मुझे लगभग 150 बार पूरी दुनिया की यात्रा करनी पड़ी ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस अवधि के दौरान आई हैड ऑल्सो रिटन 4 बुक्स विद 500 to 700 पेजेस ईच ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, published by Tata McGraw-Hill and then translated into Chinese for global distribution। वो कह रहे हैं इस अवधि के दौरान मैंने टाटा मैकग्रा हिल द्वारा प्रकाशित जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर 500 से 700 पेजेस की 4 बुक्स भी लिखी, और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्हें चाइनीज़ में ट्रांसलेट भी किया। आई लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन आई वॉज रनिंग दीज लार्ज कंपनीज। वो कह रहे हैं जब मैं इन बड़ी कंपनियों को चला रहा था तो मैंने बहुत कुछ सीखा। द फर्स्ट वन वॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। और जो सबसे पहली चीज़ सीखी वो क्या थी, टीम वर्क। टीम वर्क मतलब जानते हो ना, किसी भी काम को करने के लिए एक पूरी टीम, मतलब बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप, टीम वर्क। और सबसे पहला क्या था, टीम वर्क था। इन टूडेज वर्ल्ड, आज के समय में, नथिंग इज पॉसिबल विदाउट टीम वर्क। वो कह रहे हैं कि आज की दुनिया में बिना टीम वर्क के कुछ भी संभव नहीं है। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, आप सफल नहीं हो सकते इफ़ यू आर ए लोनर, यदि आप अकेले हैं। लोनर का मतलब एकाकी भी होता है और कुंवारा भी होता है। इफ़ यू आर ए लोनर, यदि आप अकेले हैं, एंड एन इगोइस्टिक पर्सन, और एक अहंकारी व्यक्ति हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते। सेकेंडली, दूसरी चीज़ क्या है, यू नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर स्टाफ। दूसरे, आपको अपने कर्मचारियों, अपने स्टाफ के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए आगे बढ़कर आपको नेतृत्व करना होगा। लीड फ्रॉम द फ्रंट मतलब आगे बढ़कर आपको नेतृत्व करना होगा। थर्ड वॉज दैट यू नीड टू ट्रीट योर सबॉर्डिनेट्स एंड योर कुलीग्स एज फ्रेंड। वो कहने हैं कि, और तीसरा ये था कि आपको जो आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो आपके अधीनस्थ व्यक्ति हैं, मतलब जो आपके अंडर काम करते हैं वो, और कुलीग्स होते हैं सहकर्मी। वो कह रहे हैं कि आपको अपने सबॉर्डिनेट्स और कुलीग्स के साथ मित्र के रूप में व्यवहार करने की आवश्यकता है। इन माई करियर, वो कह रहे हैं अपने करियर में, आई मेड ए फ्यू मिस्टेक्स, मैंने कुछ गलतियाँ की, बट लर्न ए लॉट अबाउट मोटिवेशन, लेकिन प्रेरणा के बारे में, मोटिवेशन के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। बीइंग ए गुड लिसनर, वो कह रहे हैं एक अच्छा श्रोता होने के नाते, टारगेट सेटिंग एंड द आर्ट ऑफ डेलीगेशन विच फॉर्म्स सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज मैनेजमेंट। वो कह रहे हैं कि लक्ष्य निर्धारण और प्रतिनिधि मंडल यानी कि डेलीगेशन की कला। डेलीगेशन मतलब अपने से छोटे पद के व्यक्ति को अपने काम का दायित्व सौंपने की क्रिया को डेलीगेशन बोलते हैं, मतलब कि ये वाला काम तू कर ले भैया। वो कह रहे हैं कि ये क्या था, डेलीगेशन की कला जो थी, जो आज के प्रबंधन का, मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आफ्टर वर्किंग फॉर ऑल दी सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉर सो मैनी ईयर्स, वो कह रहे हैं कि इतने सालों तक इन सभी सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए काम करने के बाद, आई वॉन्टेड टू रिटर्न टू माई फर्स्ट लव। वो कह रहे हैं कि मैं अपने पहले प्यार, यानी कि पहला प्यार कौन सा है उनका, वो कह रहे हैं कि मैं अपने पहले प्यार की तरफ लौटना चाहता था। और पहला प्यार क्या है आपका, हमने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा था, टू रीड एंड राइट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स कंसर्निंग ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, मतलब मानव जीवन और अस्तित्व से संबंधित विभिन्न डिफरेंट विषयों पर लिखने और पढ़ना चाहते थे। वो यही उनका पहला प्यार था। देयरफॉर, इसलिए, आई गेव अप 2 ऑफर्स ऑफ अराउंड 3 करोड़ रुपीज़ पर एनम टू बिकम ए राइटर। वो कह रहे हैं इसलिए मैंने लेखक बनने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के 2 प्रस्ताव जो थे वो उन्होंने, 2 प्रपोजल जो थे वो उन्होंने छोड़ दिए। दिस इज़ हाउ माई सेकेंड इनिंग्स एज ए राइटर इन मराठी बिगैन। वो कह रहे हैं कि इस तरह मराठी में एक लेखक के रूप में मेरी दूसरी पारी की शुरुआत हुई। लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का। आफ्टर दिस आई हैव रिटन अबाउट 34 बुक्स इन मराठी। वो कह रहे हैं कि इसके बाद मैंने मराठी में लगभग 34 यानी कि 34 बुक्स जो थी वो मराठी में लिखी। मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम बेस्ट सेलर्स विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज सोल्ड फॉर ईच। वो कह रहे हैं
उनमें से जो अधिकांश है वो बेस्ट सेलर बन गई हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए दसियों हजार प्रतियां जो हैं, कॉपीज जो हैं वो बिक चुकी हैं। हाउएवर वो कह रहे हैं हाउएवर हालांकि इट इज़ नॉट द सेल्स और द मनी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी। वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बिक्री या पैसा नहीं है जो मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण है, as the fact that these books have brought about very good changes in the lives of thousands of readers। वो कह रहे हैं जितना ये महत्वपूर्ण है, ये तथ्य है कि इन पुस्तकों ने हज़ारों पाठकों के रीडर्स के जीवन में बहुत अच्छे बदलाव लाए हैं। अब आगे वो बता रहे हैं कि आफ्टर रीडिंग माई ऑटोबायोग्राफी मुसाफिर एंड ए बुक ऑन साइकोलॉजी मनात, hundreds have come out of depression and more than a dozen have given up thoughts of committing suicide and decided to start all fresh। वो कह रहे हैं कि मेरी जो किताब है मुसाफिर, मेरी आत्मकथा और मनोविज्ञान की किताब मनात पढ़कर सैकड़ों लोग डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं और दर्जन भर से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या करने का विचार जो है वो छोड़ दिया और नई शुरुआत करने का फैसला किया। और ऑल अफ्रेश मतलब नई शुरुआत। There are hundreds who tell me that they understood the theory of relativity और बिग बैंग। वो कह रहे हैं और सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि उन्होंने सापेक्षता, रिलेटिविटी मतलब सापेक्षता या फिर बिग बैंग के सिद्धांत को, आगे देखते हैं, कब समझा। रीडिंग माई बुक ऑन साइंस कीमियागार। वो कह रहे हैं कि साइंस पर, विज्ञान पर मेरी पुस्तक कीमियागार पढ़ने के बाद उन्होंने समझा। माई बुक बोर्डरूम ऑन मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड एटलीस्ट 20 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। वो कह रहे हैं कि मेरी किताब प्रबंधन पर, मेरी किताब बोर्डरूम ने कम से कम 20 सफल उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन को क्या किया, उसने तैयार किया है। फिर भी देन देयर आर हंड्रेड्स हु टेल मी दैट दे कैन नाउ अंडरस्टैंड इकोनॉमिक टाइम्स। वो कह रहे हैं और फिर भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं now can understand economics times and NDTV profit after reading my book on economics अरहत। वो कह रहे हैं कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अर्थशास्त्र पर मेरी किताब अरहत पढ़ने के बाद मुझसे कहते हैं कि अब वे इकोनॉमिक टाइम्स या NDTV प्रॉफिट को समझ सकते हैं। Many have turned to mathematics after reading my book on mathematics गणिती। वो कह रहे हैं कि मेरी गणित की पुस्तक गणिती को पढ़कर बहुत से लोग गणित की ओर मुड़े हैं। द सेम इज़ ट्रू अबाउट माई बुक्स ऑन इंडियन म्यूज़िक। और सेम मतलब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नदवेद, इंग्लिश लिटरेचर, जापूर्जा, पेंटिंग कैनवस, वेस्टर्न फिल्म लाइमलाइट एंड वेस्टर्न म्यूज़िक सिम्फनी और बुक्स सच ए जीनियस सीरीज़, रक्ता और विटामिन्स और अनर्था। वो कह रहे हैं कि मतलब भारतीय संगीत नदवेद, अंग्रेजी साहित्य जो है वो जापूर्जा उसका नाम है, पेंटिंग का नाम क्या है, पेंटिंग की बुक का कैनवस, एंड पश्चिमी फिल्मों लाइमलाइट एंड वेस्टर्न म्यूज़िक। और वेस्टर्न म्यूज़िक जो है मतलब पश्चिमी संगीत सिम्फनी पर मेरी पुस्तकों या जीनियस श्रृंखला रक्त या रक्त एंड इट इज़ द रक्ता और विटामिन्स और अनर्था या फिर विटामिन्स मतलब उनके ऊपर जो उनकी किताबें विटामिन या अनर्था जैसी पुस्तकों के बारे में भी यही सच है। इट इज़ दीज रिएक्शंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रीडर्स। वो कह रहे हैं कि ये हज़ारों पाठकों की प्रतिक्रियाएँ, रिएक्शंस मतलब प्रतिक्रियाएँ हैं, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रीडर्स एंड द फीलिंग दैट आई एम टचिंग द हार्ट्स ऑफ थाउजेंड्स। और यह भावना कि मैं लाखों नहीं तो हज़ारों पाठकों के दिलों को छू रहा हूँ। इफ़ नॉट लैक्स ऑफ माई रीडर्स दैट कीप्स मी गोइंग। अगर लाखों नहीं तो हज़ारों पाठकों के दिलों को छू रहा हूँ जो मुझे आगे बढ़ाते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत लेंथी चैप्टर है। वाई एम आई टेलिंग यू माई स्टोरी। वो कह रहे हैं मैं आपको अपनी कहानी क्यों बता रहा हूँ। व्हेन आई लुक बैक, वो कह रहे हैं कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, दे आर ए नंबर ऑफ लेसन्स एंड वैल्यूज़ दैट आई चेरिश एंड कीप लर्निंग अबाउट इवन टुडे। वो कह रहे हैं जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ऐसे कई सबक और मूल्य हैं जिन्हें मैं संजोता हूँ। चेरिश का मतलब होता है संजोना, जिन्हें मैं संजोता हूँ और आज भी सीखता रहता हूँ। और इनमें से कुछ क्या है, सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ हैं थर्स्ट फॉर नॉलेज, ज्ञान की प्यास, क्यूरियोसिटी का मतलब है जिज्ञासा, ह्यूमिलिटी विनम्रता, ह्यूमैनिटी मानवता, रेशनलिटी तर्क संगतता, इक्वालिटी समानता, टीम वर्क क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस, टीम वर्क उत्कृष्टता की खोज, नेवर से डाई थिंकिंग बिग, और कभी मरना मत बड़ा सोचना, अच्युत गोड बोले। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही ये इतना पॉजिटिव चैप्टर था, इससे कितना कुछ हमें सीखने के मिला। ये आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल M2 के साई को ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।